कर देता हूँ जी। देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। होगी। हाँ जी। आवाज आ रही है? आ रही। स्लाइड भी शो हो रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल इंसिडेंस एट अ प्लेन कंडक्टिंग बाउंड्री। अब देखें इसमें, अब सिंपल आप यहाँ आके देखेंगे तो अब हमने देखना ये है कि हमारे पास एक इंसिडेंट वेव होगी और वो वेव आके क्या करेगी, एक प्लेन कंडक्टिंग बाउंड्री के ऊपर आके फॉल करेगी। ये जो हमारे पास ये वाई एक्सिस दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के ऊपर क्या होगा कि ये इंसिडेंट जो आपके पास है वेव है वो आके फॉल करेगी। तो ये जो इंसिडेंस होगी ये नॉर्मल इंसिडेंस होगी। मतलब नॉर्मल का मतलब सिंपल यही है कि हमारे पास ये जो इंसिडेंस है ये 90 के एंगल पे होगी। ये इंसिडेंट वेव 90 के एंगल पे आके इस जो हमारे पास कंडक्टिंग बाउंड्री है इसके ऊपर आके फॉल करेगी। बाउंड्रीज हमारे पास दो तरह की होती हैं। देखें, ये आपका, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा जो है वो मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 से मीडियम 2 में आना, तो मीडियम 2 जो है वो आपका डाई इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, वो आपका इंसुलेटर भी हो सकता है और वो आपका परफेक्ट कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तीनों केसेस हो सकते हैं। अब जो आज हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परफेक्ट कंडक्टर का, कि जब आपके पास ये इंसिडेंट वेव आएगी तो ये आगे हमारा एक परफेक्ट कंडक्टर है, इसकी बाउंड्री के ऊपर फॉल करेगी और फॉल करने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले आगे जाने से पहले सिर्फ अभी इंसिडेंट वेव को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंसिडेंट वेव की कुछ उसमें मेन पॉइंट कौन कौन से होंगे, मेन रोल किस किस का है। देखें, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि हमारा चैप्टर का नेम ही प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ओसिलेशंस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ओसिलेशंस का, कि जब आपके पास ये जैसे ये सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, ये भी जो ट्रांसमिट होते हैं तो ये भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं और इनमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओसिलेट करते हैं, क्योंकि वो नाम से जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। जो यहाँ बात समझने की है वो ये है कि आप जब भी देखेंगे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उनमें आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर दिखेंगे। क्या मतलब है कि अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके 90 के एंगल पे हमेशा आएगा। अगर आप इस अबव साइन को इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो ये जो टुवर्ड राइट है फिर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, टुवर्ड लेफ्ट भी हो सकता है, ये आपके फेस की तरफ अपवर्ड भी हो सकता है, स्क्रीन के अंदर डाउनवर्ड भी हो सकता है। आवाज आ रही है? ये राइट हैंड रोल यूज हुआ है ना भाई? जी देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जी जी आ रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ये बात माइंड में सेव कर लें कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होगी तो उसमें तीन कंपोनेंट होंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। आपने क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे।
ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जैसे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं तो आपके पास उसमें भी तीनों चीजें परपेंडिकुलर आती हैं। तो यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अपवर्ड लिया, प्रोपोगेशन हमने टुवर्ड राइट ली, और जो एच है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने डॉट के ऊपर सर्कल लगाया। क्या मतलब है कि ये आउट ऑफ द पेज है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अलोंग जी है, और आपका जो एच है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो आउट ऑफ द पेज है। यहां तक बात समझ आ गई? जी, हाँ जी, हाँ जी। यहां तक कि हमने, हाँ जी, हाँ जी। जी, यहां तक हमने ये बात समझने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब ये समझने के बाद हम फिर ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो पॉइंट थोड़े क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है। ये एक आपके पास इंसिडेंट वेव आई है, और उस इंसिडेंट वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई आई कह दिया है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने एच आई कह दिया है, और ये एक लॉसलेस मीडियम से आ रही है। अब यहाँ पे देखें, दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। अब मीडियम 1 के लिए हमने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ये सिग्मा 0 पुट किया हुआ है। क्या मतलब है भाई? फिर तो ये आपका मीडियम परफेक्ट इंसुलेटर है। सिग्मा क्या है? नॉन सिग्मा, नॉन कंडक्ट जी बिल्कुल, नॉन कंडक्टर। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। तो यहां जब कंडक्टिविटी 0 है, इसका मतलब कि आपका मीडियम 1 परफेक्ट इंसुलेटर है। और आप अगर मीडियम 2 की बात करेंगे, तो यहां आपका सिग्मा जो है वो इक्वल टू इंफिनिटी, अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिखा हुआ है। क्या मतलब है कि ये आपका परफेक्ट कंडक्टर है, कि आपकी जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होके कहां चली गई है? इंफिनिटी पे। इसका मतलब कि आपका मीडियम 1 इंसुलेटर और आपका मीडियम 2 परफेक्ट कंडक्टर है। जी, जी, यहां तक। अमर भैया, इंसुलेटर वगैरह जो है, इसको कैसे हम लोगों ने पता कर लेना है कि ये 0 के बराबर है तो ये इंसुलेटर होगा, जो दूसरा होगा इन्फिनिटी होगा तो वो देखें, हमारा देखें, जो है दूसरा देखें, होगा। आपको बुक में जब ये पॉइंट गिवन होगा, ये कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0, सिग्मा हमें पता है कंडक्टिविटी होती है, और जिस चीज की कंडक्टिविटी 0 हो भाई, वो तो इंसुलेटर होता है। अब मैं आपसे कहूं ठीक हो गया। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की कंडक्टिविटी 0 है। मैं आपसे कहूं वुड, तो वुड की कंडक्टिविटी तकरीबन 0 है। तो मैं उनको इंसुलेटर मानूंगा। और मैं अगर इधर बात कर रहा हूं कॉपर की, या आपके पास सिल्वर की, और ये इन चीजों की, तो उनकी कंडक्टिविटी 0 नहीं है, उनकी कोई वैल्यू है। और वैल्यू यहां बढ़ा के इन्फिनिटी कर दी है। क्या मतलब है कि इसको हम एक आइडियल कंडक्टर मान रहे हैं, कि जिसमें रेजिस्टिविटी 0 के बराबर है। अब जरा चेक करें, ये जो आपकी कंडक्टिविटी होती है ना, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। जो आपकी कंडक्टिविटी होती है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये आपके पास इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है 1/1 रेजिस्टिविटी, जिसको आप यहाँ पे रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 13 जो है, उसका टॉपिक 13.5 है कि रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो वहां पे आपको कंडक्टिविटी भी मिलती है, रेजिस्टिविटी भी मिलती है, रेजिस्टेंस भी मिलती है, कंडक्टेंस भी मिलती है। अब ये जो कंडक्टिविटी है, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। जब जब ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी इंफिनिटी है, इसका मतलब भाई यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है? 0 है। रेजिस्टिविटी क्या है? आपके पास रेजिस्टेंस है। तो जब रेजिस्टेंस 0 हो गई, तो ये हमारा कंडक्टर एक आइडियल कंडक्टर बन गया, एक परफेक्ट कंडक्टर बन गया। जी, ठीक हो गया। जी, अब आगे चलते हैं। अब यहां तक बात समझ आ गई हमें, कि हमने देखा कि मीडियम 1 इज परफेक्ट इंसुलेटर एंड मीडियम 2 इज परफेक्ट कंडक्टर। आपके पास जो इंसिडेंट वेव है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई आई है,
और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो HI है, और इंसिडेंट इलेक्ट जो आपके पास क्या नाम है वेव है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। देखिए ना, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है, अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये जो वेव की प्रोपगेशन है ये अलोंग जी एक्सिस है। और इंसिडेंट वेव के केस में जो एच है वो आपकी तरफ है, और यहाँ पे देखें ये वाई दिखाया गया है, देखें ये डार्ट के ऊपर सर्कल लगा के, इसका मतलब आपका एच अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई आपकी तरफ बन रहा है, एक्स ऊपर बन रहा है और जी टुवर्ड राइट बन रहा है। यहां तक इंसिडेंट वेव जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अलोंग जी एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, यहां तक हमने बात की। अभी हमने रिफ्लेक्टेड की बात नहीं की जी। यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन लिख के फिर रिफ्लेक्टेड की तरफ आएंगे। ए जो है ये एम्पलीट्यूड नहीं होता, क्या चीज? ए है हमारे पास, ये एम्पलीट्यूड है ना? ये जो समाले है जी जी, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड तो ये डायरेक्शन 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 को, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ए एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी, लेकिन अब यहाँ पे ए जी होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। और जो मैग्नीट्यूड है वो आगे आ रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की एच नॉट होती है। देखें जी, अब यहाँ पे अब मैंने अभी रिफ्लेक्टेड को डिस्कस नहीं किया, ऊपर खड़ा रिफ्लेक्टेड वेव, मैं इसी जब हमने बात ये समझ ली इंसिडेंट की, तो मैं जाके फौरन इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। जरा देखें, अब देखें, हमने इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी वेव को देख लिया, और अब सिंपली क्या करना है, हमने उसकी इक्वेशंस को, डायरेक्शन ऑफ वेव। ये किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जी चलते, कोई भाई कंटिन्यू करें। जी। देखें, अब यहाँ पे सिंपल देखें, आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। देखें, कहता है आपके पास कंसीडर द सिचुएशन, यही ऊपर वाली 8.9 सिचुएशन कहता है कंसीडर करें, वेयर द इंसिडेंट वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव जी डायरेक्शन। ये देखें ना, इंसिडेंट वेव जा रही है टुवर्ड राइट, और राइट देखें ये है, और ये क्या है, पॉजिटिव जी है, तो सिंपल पॉजिटिव जी की तरफ जा रही है। एंड द बाउंड्री सरफेस इन द प्लान इज जी इज इक्वल टू जीरो, बाउंड्री स्टार्ट हो रही है यहाँ जी इज इक्वल टू जीरो से। अब यहाँ पे द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फेजर्स आर, अब देखिए सिंपल, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फेजर की फॉर्म में लिखते हैं, क्या करते हैं, सिंपल, आपके पास जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यहाँ पे क्या होगा जी, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई इज इक्वल टू, ये ई आई इज इक्वल टू आपके पास, ये आप ए एक्स लिखें या ना लिखें, आपने आसानी के लिए अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको यहां से कैंसिल भी कर, देखें जी, ई आई इज इक्वल टू, सिंपली आप लिखेंगे ई नॉट, ये मतलब ये पॉइंट, ये ए एक्स अगर मैं कहूं, इसको आप ओमिट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ई एक्स, सॉरी ई इंसिडेंट इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ गया, और साथ अपने फेजर ऐड करना होता है, सिंपल। ये तो डायरेक्शन है ना, कि आपका ए एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, ये तो सिंपली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हम ऊपर बात करके आए हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है इंसिडेंट के केस में, लेकिन आप ये ना लिखे, कोई इश्यू नहीं है, इस ए एक्स को उड़ा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जो मैं आपको आसान लफ्जों में बता रहा हूं, कि आपने जब भी किसी आपके पास क्वांटिटी सच एज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फेजर लिखना होता है, तो सिंपल क्या करना है, आपने उस क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड लिखें, आपने एम्पलीट्यूड लिख लिया, एम्पलीट्यूड को इन आर से जाहिर करते हैं, चूंकि आप बात कर रहे हैं इंसिडेंट की, तो साथ आई भी लगा दें, और आगे आपने फेजर लगाना होता है, तो फेजर को जब लिखना होता है तो सिंपली उसको हमने ई की पावर जे ओमेगा टी
जे ओमेगा टी, या आपके पास देखें अब ओमेगा रिप्रेजेंट करता है फेज को, इसका मतलब जहां जो आपने यहाँ पे बीटा 1 लिया है ये आपका फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे आपका यहाँ फेजर के लिए आया है, और ये जी आपका यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीटा 1 जो है आपका यहाँ फेज है, और जी जो है यहाँ पे आपका ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास उससे वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये एक्स आया खड़ा है। तो अब देखें ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई वेव अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही होगी तो ई की पावर में हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और जब आपके पास ये अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन जाएगी, जौन सा भी आपके पास कोऑर्डिनेट होगा ई की पावर पॉजिटिव आएगी। जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टू क्वेश्चन। मनोहर भाई हमने फेजर वाला टॉपिक तो नहीं किया मुझे लगता है अभी तक ना। कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके सिंपली ये होता है जिसको आप फेजर फॉर्म में लिखना चाहते हैं उसको ई पावर ओमेगा टी से जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दें। ये बीटा 1 जो है हमें फेज यहाँ पे, ये बीटा 1 फेज का बता बिल्कुल दें थोड़ा सा बीटा दोबारा। 1 मैं कह रहा हूँ फेज बताएगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज क्या होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान फेज कितना होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ टच दे देता हूँ कि देखें फेज सिंपल ये है कि यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो वो अपवर्ड है, और यहाँ पे क्या है आगे रिफ्लेक्टेड को भी मैंने डिस्कस नहीं किया, ये डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब कि ये जो आपका फेज है ये चेंज हो गया, ये फेज जो है बिल्कुल चेंज हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये किस एंगल से चेंज हुआ, तो ये 180 के एंगल से चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एंटी पैरेलल है। इसका मतलब कि जो फेज कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के दरमियान वो 180 का है। जैसे जैसे आप वो फेज पढ़ते हैं, फेज लैग और फेज लीड, और वो वही है कहानी कि आपने एंगल देखना होता है कि कितना एंगल जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान है। तो ये 180 की वजह से हमने बीटा यहाँ पे मेंशन किया है। बीटा रिप्रेजेंट करेगा फेज को, 180 नहीं, जितना भी फेज होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ वैसे मैंने आपको बता दिया इस केस में चूंकि ये एंटी पैरेलल है तो फेज आपका 180 होगा। ठीक हो गया भाई जी अब आगे चलते हैं। मैंने सिंपल ये कहा कि ए एक्स नेगेटिव साइन ये नेगेटिव साइन हमें उसी नहीं, नेगेटिव साइन के बारे में इतना कुछ नहीं मिला, सिंपल ये मिला है कि जब ये चूंकि एक्सपोनेंशियल है, जब आपके पास वेव जो है वो ट्रैवल करेगी अलोंग पॉजिटिव तो आप ई की पावर में माइनस लेंगे, और जब अलोंग नेगेटिव मूव करेगी तो आप ई की पावर में प्लस लेंगे। इसके बारे में कोई खास मिला नहीं है कुछ ऐसा पॉइंट, मैंने कोशिश की है, हर जगह पे यही बता रहे हैं कि वो जी आप जब जी अब देखें, अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, ए एक्स का तो हमें पता है भाई, आप हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंसिडेंट केस में वो एक्स के अलोंग है, ए एक्स तो वो यूनिट वेक्टर आ गया ना, आप इसको ना लिखें। सिंपल क्या किया, एम्पलीट्यूड को ई पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया। अब जे तो आपका वो फेजर के लिए आया, ओमेगा फेज होता है, यहाँ इसने बीटा 1 लिया, कोई इशू नहीं है, आप अगर ओमेगा भी लेते तो कोई इशू ना होता। और जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन को, तो ये आपके पास डायरेक्शन होगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आप ये क्लियर हो गया। देखें अब हम क्या करते हैं, अब हम इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। इसके लिए एक बात याद रखना कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास ये देखें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी इक्वेशन ये होती है कि H इज इक्वल टू ई, मतलब सॉरी ई ओवर ईटा, ठीक हो गया जी, ये ई ओवर है ईटा आ गया, ई ओवर ईटा जो है एच की जो है वो हमारे पास है इक्वेशन होती है। देखें जी ये ई ओवर ईटा आ गया। अब देखिए हम चूंकि इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ ई भी कौन सा होगा, इंसिडेंट होगा,
तो एक दफा आप जहां पे लिखेंगे आप लिख लेंगे एच आई इज इक्वल टू ई आई डिवाइडेड बाई ईटा। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो मीडियम वन की बात कर रहे हैं ना अभी तक। तो हम क्या करेंगे, मीडियम वन में ये जो ईटा है, ईटा यहाँ रिप्रेजेंट करता है इम्पीडेंस को, ईटा यहाँ सॉरी यार ईटा रिप्रेजेंट करता है इम्पीडेंस को। तो इस जो मीडियम वन है इसकी इम्पीडेंस को ईटा वन कह दिया, और ये जो मीडियम टू है इसकी इम्पीडेंस को ईटा टू कह दिया। क्योंकि अभी हम मीडियम वन में हैं तो मैंने यहाँ इसको क्या लगा दिया, ईटा वन। और जब यहाँ पे ई आई जो है हम अभी निकाल चुके हैं, तो ई आई की सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। और यहाँ ए वाई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, जो मैं अभी ऊपर आपको बता के आया कि ये अलोंग वाई एक्सिस होगी। जी ई आई के साथ जो हमारा ए एक्स है उसका बिल्कुल वो इसलिए मेंशन किया कि आपकी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। मैंने कहा कि ए एक्स ए वाई और ए जी ये तो यूनिट वेक्टर है। जी यहां तक बात समझ आ गई? जी क्लियर है। क्लियर यहां तक? तो ए वाई जो है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी हमने ऊपर वही ई आई ओ ई पावर माइनस जे ओमेगा जी और ईटा वन, हमने सिर्फ इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू रख देनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये आपने अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंसिडेंट जो वेव है उसकी इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली, और सिंपल हमने यही काम किया। अब आगे चलते हैं जी। अब आगे देखें, पहले थोड़ा इसको देख ले। कहता है यहाँ पे आपका जो आई जो ई आई ओ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एट जी इज इक्वल टू जीरो बाउंड्री पे। बीटा वन आपका फेज कांस्टेंट है, ईटा वन आपके इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है रिस्पेक्टिवली ऑफ मीडियम वन। अब यहाँ पे थोड़ा इसको आप देख लें और आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखा इनसाइड इनसाइड मीडियम टू परफेक्ट कंडक्टर है आपके पास बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस। देखें ये तो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ओसिलेशन हो रही थी, तो जब कंडक्टर है तो उसमें ये दोनों चीजें जो है वो वैनिश होगी। और कंडक्टर के केस में hence no wave is transmitted across the boundary into z greater than 0। इसका मतलब ये जो वेव आ रही थी ये सारी की सारी यहाँ इस बाउंड्री से z इज इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, आगे कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं होगी। ट्रांसमिशन तब होती कि अगर आगे आपके पास जो है वो कोई इंसुलेटर होता या डाइलेक्ट्रिक होता। यहाँ पे जी इज इक्वल जी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि यहाँ इस बाउंड्री से आगे कुछ नहीं जाएगा, सारी की सारी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और अब जब ये रिफ्लेक्शन होगी तो देन इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड गिविंग राइज टू रिफ्लेक्टेड वेव, और रिफ्लेक्टेड वेव में आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई आर और एच आर। तो ये आपके पास अब हमने लिखनी है किसकी इक्वेशन है, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। जी यहां तक क्लियर हो गया? तो आगे अब आगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं जी। अब यहाँ पे देखें सिंपल क्या किया हमने जी। अब देखें अब सिंपल क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड वाले केस में आ जाएं। रिफ्लेक्टेड वाला केस आपका ये है। अब इसमें क्या हुआ कि जब आपकी वेव रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होने के केस में ये तो प्रोपगेशन बन गई ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब पहले थी ये अलोंग पॉजिटिव जी, अब हो गई अलोंग नेगेटिव जी, पहली बात। दूसरी बात एच हमारा वैसे ही अब पॉजिटिव की तरफ चली गई है, पहले नेगेटिव की तरफ थी, अब पॉजिटिव की तरफ चली गई है। कैसे? पहले पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। इस केस में देखें
देखें पहले पॉजिटिव की तरफ अच्छा थी, अब ठीक है। नेगेटिव की तरफ। देखें ये जी जीरो है ना, तो ये टुवर्ड राइट जी बढ़ेगा, ये पॉजिटिव है, और ये टुवर्ड लेफ्ट जी जो है वो कम होगा, तो ये नेगेटिव है। अच्छा जी। अच्छा ओके हो गया। अब देखें, अब ये चली गई, रिफ्लेक्ट हुई, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन चेंज हुई, तो एच हमने यहाँ पे हमारा वैसे रहा, तो फिर अब परपेंडिकुलर भी तो रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, नीचे चेंज हो गई इस केस में। तो यहाँ पे आपके पास प्रोपोगेशन की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हुई, यहाँ पे चेंज हुई, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, आपस में ओसिलेट कर रहे थे 90 के एंगल पे। अब यहाँ देखें, जब आप इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो फिर ये क्या क्या यहाँ पे आपने चेंज करना है, जरा चेक करें जी। अब यहाँ पे आपके पास ERO वही मैग्नीट्यूड है, सिर्फ आपने क्या किया, आपने बस ये कर लिया कि अब आपके पास चूंकि वो नेगेटिव जी में जा रही है, तो हमने E की पावर पॉजिटिव कर दी, बस और कुछ भी नहीं किया। देखे ना, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ इतना जो है ना वो कुछ नहीं मिला। अब कहते हैं वेयर द पॉजिटिव साइन इन द एक्सपोनेंट e की पावर में सिग्निफाइज दैट कि रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल्स इन नेगेटिव जी डायरेक्शन। नवी पार्टी जो भी कभी कहने के दल किताबी जी जी, हुक्म करें हुक्म करें। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आए तो आप ऑर्डर कर सकते। ठीक हो गया मनोहर भाई, आगे कंटिन्यू करें। जी देखें, अब जब ये लिख लिया रिफ्लेक्टेड का, तो अभी ऐसे करें, अब इसने जो है अभी उसको सम किया, मैं इस पार्ट को अभी स्किप करके डायरेक्ट जिस रिदम में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्टेड के लिए इक्वेशन लिखी है, मैं अभी यहां आके किसके लिए लिख लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यहां पे आके। ओके जी। जी, अब यहाँ पे देखें, अब जब रिफ्लेक्टेड के लिए लिखूंगा तो सिंपल, अभी मैं उसी मीडियम में हूं, तो मेरा ईटा तो 1 होगा, और मेरे पास क्या है जी, मेरे पास है ए की डायरेक्शन वो, और क्रॉस क्या है मेरे पास है, ए ई रिफ्लेक्टेड, क्रॉस मेरे पास क्या है, ई रिफ्लेक्टेड। इन दो का, दोनों यूनिट यूनिट वेक्टर का मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे तीसरा मिल जाएगा, जो कि इनके 90 पे होगा। जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन लेते हैं, क्या आप अपने राइट हैंड रोल यूज करते हैं, और आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, देन योर इरेक्ट थंब जो है आपको देता है थर्ड वेक्टर। जैसे आप ए क्रॉस बी लेते हैं, तो आप ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, और थंब आपको जो है वो ए क्रॉस बी देता है। मीटिंग मेरे ख्याल में एंड हो रही है, तो यहीं से फिर आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले में हमें वो सिलेक्शन और उसमें काफी टाइम लग गया। अब बेस बन चुकी है, अब आगे तो ये दौड़ता जाएगा काम। अब इसमें ना एक मिनट, जो जी जी लास्ट टर्न कर रहे थे, जी। ये इन्होंने चेंज कैसे किया, ANR को AC में चेंज किया, हालांकि हमारे जो रिफ्लेक्टेड है वो तो Y में नहीं होगी, H फील्ड जो है, अगर पहले पॉजिटिव Y में थी तो अब नेगेटिव Y में होगी, तो Z कैसे इसको लिखता है माइनस। ये देखते हैं, अभी अभी ये अब एंड हो गई, अभी देखते हैं, ये मीटिंग एंड हो रही है, अभी देखते हैं। जी देखें जी, अभी इसका हम डिस्कनेक्ट हो रही है, तो अभी हम कनेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट आप क्लियर करके फिर आगे चलेंगे, अभी मैं इसको छेड़ा नहीं है, रह जाएगा।
जी देखें, अब यहाँ तक हमने देख लिया था, ई हमने सॉरी ई रिफ्लेक्टेड हमने निकाल लिया था। तो अब मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने आगे टोटल किया हुआ है, तो ये टोटल करने से पहले, एक मिनट, टोटल करने से पहले मैंने ये किया कि मैं अभी रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ और फिर पीछे जाके टोटल करूंगा, ताकि ये फिर बाद में मुश्किल होगी हमें। देखें, अब रिफ्लेक्टेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वैसे ही आएगा, कैसे, जैसे H इज इक्वल टू होता है E ओवर ईटा। अब चूंकि H जो है वो रिफ्लेक्टेड है, तो E भी हम कौन सा यूज करेंगे, रिफ्लेक्टेड वाला, जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ है। अब सिंपल हमने क्या करना है, अब यहाँ पे तो उसने एक दो बातें की हैं। अब पहली तो ये बात है कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी डायरेक्शन में मिस्टेक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे डॉट नहीं होना, यहाँ पे क्रॉस होना है। ये सर ने मेरे ख्याल में पता नहीं करवाया ये नहीं, ये मिस्टेक जो है, यहाँ डॉट नहीं होना, यहाँ क्रॉस होना है। यहाँ पे आवाज आ रही है? आवाज भाई कट रही है आपकी। वो यार कॉलों वाला तंग किया, उधर कॉल आती है तो सेल से कनेक्ट किया होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी, अब मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो इसने डॉट मेंशन किया हुआ है ना H रिफ्लेक्टेड के लिए, ये डॉट नहीं होना, ये यहाँ पे क्रॉस होना है। और जब यहाँ पे क्रॉस होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा, स्क्रीन के अंदर चला जाएगा और नेगेटिव वाई में आ जाएगा। जी, यहाँ तक बात समझ आई? और ये देखें, अब उसने डायरेक्शन लिया, तो ये है उससे आपके पास जो वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, उसकी डायरेक्शन, वो तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगी माइनस ए जी, ठीक है। और साथ क्या खड़ा है, ई आर रिफ्लेक्टेड खड़ा है। अब जब हम इस पे राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव ए वाई, जो कि वहां पे उसने गलत मेंशन किया हुआ है। हमें यहाँ तो पे अगर नवर भाई, अगर हम डायरेक्ट ये वाला माइनस ए वाई वन और ईटा ई आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब चूंकि उसने इधर से घुमा के निकाल के दिखाया है, अब ऊपर मिस्टेक है, देखें ऊपर उसने डार्ट लगाया हुआ है। डार्ट का मतलब तो ये है कि ये आउटवर्ड है और हमारे फेस की तरफ आ रहा है, तो वो तो पॉजिटिव वाई में बन जाएगा। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, प्रोपगेशन की भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। जी, तो यहाँ पे माइनस ए वाई ओवर ईटा वन, क्योंकि हम उसी मीडियम वन में हैं, और ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपके पास वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे इससे ई जी की, ई आर इंटू जी की। जी, यहां तक बात समझ आ गई? हाँ जी। अब आगे उसने क्या किया है, इसी इक्वेशन को इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख दिया है। ये देखें, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ई आर ओ है और यहाँ पे ई आई ओ है। तो जब इस टर्म में लिखेगा तो हमारे पास ये जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो आपस में क्या है, ये ई आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ई आई। क्यों? क्योंकि ये भाई आपस में अपोजिट हैं। ये बात समझ आई? जी जी, अपोजिट है तो माइनस भी साथ लगेगा। जी बिल्कुल, तो ये जब माइनस आ जाएगा तो ये हमारे पास
यहाँ जब ERO की जगह -EIO लिखेंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। और इसमें हमने सिर्फ एम्पलीट्यूड को चेंज किया है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम ही है, मसला तो सिर्फ है डायरेक्शन का, डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो इंसिडेंट वेव गई थी यहाँ पे इस मीडियम की बाउंड्री पे, वो सारी की सारी तो पीछे रिफ्लेक्ट हो गई है, आगे जो ट्रांसमिशन है वो तो हुई ही नहीं है। और जब ट्रांसमिशन नहीं हुई तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन जी म्यूट कर दें जी। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक जी मुनव्वर भाई ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, देखें क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है उसको समझना है। हमने पहले क्या किया, हमने क्या किया, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मुजाहिद साहब भी आगे माशाल्लाह। देखें रिफ्लेक्टेड, देखें मैं जो आपको सीक्वेंस बता रहा था कि हमने सिंपल क्या किया, देखें जब आप इस टॉपिक को इसकी सीक्वेंस समझ लेंगे आप कहेंगे इसमें तो था ही कुछ नहीं। कैसे, देखें हमने पहले ये पोर्शन लिया और इसके लिए हमने इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख ली। यहाँ तक बात समझ आ गई? फिर हमने ये पोर्शन उठाया और हमने रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख ली। ये देखें जब हमने ये दोनों लिख ली, अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमारा जो मीडियम 1 है उसमें अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बात समझ रहे हैं? जी तो देखें अब सिंपल क्या है कि अब आप अगर इस मीडियम 1 की मैं बात करूं कि मैं कहूं इसमें मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो भाई इंसिडेंट कितना है और रिफ्लेक्टेड कितना है, इनका सम कर लें, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, भाई जो इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड है और जो रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है इनका भी क्या कर लें, सम कर लें। तो यहाँ पे देखें ये सम कर रहा है, E1G लिखा है, देखें ना, the total electric field intensity in medium 1 is the sum of incident and reflected electric field। यहां तक बात समझ आ गई? और हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की यहां पे वैल्यू पुट कर दी। जी वाजिद भाई अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा मुनव्वर भाई ये पहली रिकॉर्डिंग की हुई है, पहले की जो है? जी की हुई है, सेंड कर दो। चले वो फिर सेंड कर देना, मैं पहले में यार वो ज्वाइन नहीं किया पहले में। चले मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन मजा हौसला रखो, सरकार हौसला। अच्छा भाजी ठीक है सर बसरा साहब। देखें डॉक्टर साहब अब यहाँ पे देखें इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये खड़ी है यहाँ पे, ये इंसिडेंट, इसको उठाएं और ये रिफ्लेक्टेड उठाएं और यहाँ वैल्यू पुट कर दें। चूंकि AX दोनों में आ रहा है वो कॉमन ले लें, ये EIO e पावर -j बीटा 1z और ERO e पावर j बीटा 1z। अब माइनस किस लिए है, क्योंकि उस वक्त इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी वो अलोंग, अब वो जो इंसिडेंट वेव थी उसकी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस थी, और ये पॉजिटिव जो आपके पास e पावर आ रहा है ये बता रहा है कि अब रिफ्लेक्टेड जो आपके पास वेव है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव z में है। जी ठीक हो गया। देखें अब यहाँ पे कहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाउंड्री जी डिमांड्स क्या दैट कि आप अगर जीरो पे चेक करते हैं, किस पे, उस जी पे, तो उस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। देखें अगर इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा, इस पॉइंट पे, तो भाई इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो आया और ट्रांसमिट हो गया, सॉरी
रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ जब आप z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कंटिन्यूटी के लिए हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि आगे तो कुछ गया ही नहीं, जितना भी था वो पीछे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये आपका ई टोटल जो आपका 0 पे है वो 0 हो जाएगा। कट गई फिर मनोहर भाई, जी आवाज कट रही है आवाज कट गई थी फिर, यार, क्या करूं, कॉल पे कॉल अब सही हो गई है। अब वो कॉल्स आती हैं तो कट जाता है। अब ठीक हो। अब कहाँ से मिसिंग हुई आवाज? तेरियां दियां तो नहीं होनियां। जी क्या कह रही हैं? ठीक है, अब वो आपने जी जो 0 पे ले रहे थे ना उसको बता रहे थे आप। जी बिल्कुल, z जब आप 0 लेंगे तो इस पूरी इक्वेशन में जब z 0 पुट करेंगे तो e1 0 आ जाएगा, आपके पास ei भी 0 हो जाएगा और er भी 0 हो जाएगा। तो टोटल जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, किसमें? मीडियम 2 में कुछ भी नहीं जाएगा, वहां 0 होगा। जी अब देखें, अब ये जो आपकी इक्वेशन ठीक हो है गया। इसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो जरा गौर से देखें, वही ax बाहर खड़ा है। अब मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड था इसको मैंने इंसिडेंट की टर्म में लिख दिया, जैसे मैंने उधर लिखा था, आपको बताया भी है अभी। तो अगर ये जी करें तो साथ माइनस भी आएगा। बिल्कुल, तो EIO जो है हमने कॉमन ले लिया, चूंकि आप दोनों में वही आ जाएगा, और e की पावर माइनस जे बीटा 1z, और ये चूंकि पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा। जी यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो बता सकते हैं। ठीक हो गया जी अब आगे देखते हैं। अब आगे देखें, ਇਹਦੇ ਵਾਜਦ को दोबारा समझांगे ਹੁਣ ਅਸੀਂ। जी क्या कह रहे हैं? मैं कहा मैं तो लेट ज्वाइन किया था ना, तो इसलिए अब नहीं इतना क्लियर होगा, वाजिद भाई से दोबारा समझ लेंगे। हाँ, ये भी है। अब देखें अब देखे ना मनोहर भाई, यहाँ पे वो अपना मुश्ताक भाई ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ ਨਾ, डिवाइड करता ना 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ sin बीटा ਦਾ फार्मूला बन गया। अच्छा देखें, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये वाली, अब ये फार्मूला बनता है हमारे पास e पावर। अब ये चूंकि अब मैं एक बात और भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो फार्मूला असल होता है ना वो होता है e पावर, अब यहाँ पे लिखा इतना नहीं जाएगा, मैं बोल देता हूँ, e पावर प्लस जे बीटा 1z माइनस e पावर माइनस जे बीटा 1z, और ये इक्वल होता है 2j साइन बीटा 1z। ये 2j ये खड़ा है और साइन बीटा 1z ये खड़ा है, लेकिन अब चूंकि बाहर माइनस आया खड़ा है, क्यों? क्योंकि जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया उसमें ये प्लस वाला जो आपके पास e एक्सपोनेंशियल में प्लस है ये पहले होता है और माइनस वाला बाद में होता है। अब ये करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर वाला फार्मूला पूरा हो जाएगा। जी समझ आई? सिंपली ये अपना मुजाहिद भाई, जी मुजाहिद भाई क्लियर हो गया? अब जिसका थोड़ा पिछला मिसिंग है उसको टेंशन दोगी, लेकिन आप पूछें, हुक्म करें। मैंने मुजाहिद भाई जी हाँ जी वाजिद भाई आवाज आ रही है। असल में मुजाहिद पूछना भाई क्लियर हो गया कि नहीं? जी यार मैंने ना पिछला लेक्चर नहीं ना लिया, असल में मुझे क्वेश्चन का पीछे आइडिया नहीं है पिछला, ये मैंने वो मीटिंग नहीं अटेंड की ना। अच्छा आप उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, आप वो उधर से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं रिवाइज भी करवा। देखें मैंने ये कहा कि ये जो टर्म खड़ी है ना आपकी, इसको गौर से समझ आ जाएगी। देखें ये टर्म, अब इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल में जिसका नेगेटिव है वो पहले है और जिसका पॉजिटिव है वो बाद में है। हमारे पास फार्मूला होता है, अब ये पेज पे कहीं साथ लिख लें आप, कि e की पावर, जब आप बाद में देख रहे होंगे तो आपको उस टाइम समझ आ जाएगी, क्योंकि इधर लिखना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। e की पावर प्लस जे बीटा 1z माइनस e की पावर माइनस जे बीटा 1z, ये होता है 2j साइन बीटा 1z के बराबर। ये आपका होता है 2j साइन बीटा 1z के बराबर।
सिर्फ 1 मिनट मनोहर भाई, भैया फार्मूला लिख लो एक मरतबा, सिर्फ 1 मिनट देना बस। जी आयलर लिखिए। फार्मूला तो नहीं है? जी क्या, कौन सा? आयलर फार्मूला मैंने ये चेक नहीं किया, मजीद देख लेना। ए मनोहर भाई मैंने एक फार्मूला लिख लूँ, ये दोबारा एक मरतबा लिख लेने दे मुझे। जी लिखो। अब दोबारा बोलना भाई, क्या होता है फार्मूला? ए की पावर जी प्लस जे बीटा 1z जे बीटा 1z माइनस माइनस जे माइनस माइनस आगे ए की पावर माइनस जे बीटा 1z जे बीटा 1z, ठीक हो गया। पावर माइनस, अब देखें, इज इक्वल टू इक्वल टू 2j साइन बीटा 1z 2j साइन बीटा 1z। बीटा 1z, ठीक हो गया। अब जरा चेक करें देखें। अब ये तो देखें, इधर तो नेगेटिव वाला पहले खड़ा है। अब सिंपली क्या जी, करें, उस जो लेफ्ट साइड है उसमें से माइनस कॉमन ले लें, देखें ना, ठीक है। तो ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर आप पॉजिटिव वाली टर्म पहले आ जाएगी, नेगेटिव वाली बाद में चली जाएगी, और वो बन जाएगा 2j साइन बीटा 1z। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक? बाहर माइनस लगी, ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं अभी रिवाइज करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। दो स्टेप पे देखिए, मैंने क्या कहा कि हमने इंसिडेंट वेव का इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसका इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और फिर रिफ्लेक्टेड वेव का रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और थर्ड स्टेप में हमने आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम 1 में वो फाइंड करना है, और अगले स्टेप में हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेना। बस बात खत्म हो गई जी। यहां तक समझ आ गई? अब देखें, अब ये HR तो मैं पहले निकलवा चुका हूं, रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या करना है, इस HR रिफ्लेक्टेड और HR जो आपका रिफ्लेक्टेड है और जो इंसिडेंट है, इसको आपस में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा H1z टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम 1। जी ठीक है, दो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें से कोई पॉइंट नहीं रहेगा। देखें, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। अब आप देखें, अब आप थोड़ी सी तकलीफ करें, एक पेज लें, उस पेज के ऊपर आप सिंपल अभी लिखें, ताकि ये जो है ना फिर ऐसे वो समझ नहीं आएगी, इतना यहाँ टाइप नहीं होता। आप लिखें HIZ की वैल्यू ये पीछे खड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूं। उसमें आप ये लिखें AYEIO डिवाइडेड बाई ईटा 1 e पावर माइनस j बीटा 1z लिखा, उसमें ये वैल्यू एक मिनट लिख रहे हैं जी, लिख लें, ये वैल्यू लिख लें, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिख दें HIZ की जगह पे। जी लिख ली है। अब देखें, अब वहां पे HR की ये वैल्यू लिखें AYEIO ओवर ईटा 1 e पावर j बीटा 1z। HR की जगह पे हमने दोनों के लिए सेम ले रहे हैं ना एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ताकि हमें कॉमन लेना इजी हो जाए। लिख लिया? इसमें AY और EIO डिवाइडेड बाई ईटा 1 e पावर प्लस j ओमेगा, ये लिख लिया। अब ऐड हो गया ना दोनों। अब यहाँ देखें कौन सी चीज हमारे पास कॉमन आ रही है, देखें AY कॉमन आ रहा है, EIO कॉमन आ रहा है, ईटा 1 कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया जी। ये कॉमन लेके अंदर देखे क्या बच रहा है, e की पावर माइनस j बीटा 1z प्लस e की पावर j बीटा 1z। अच्छा जी मनोहर भाई, ये वो पिछली जो वैल्यू हमने लिखवाई थी वो मुझे आपने HIZ की है और ये HRZ की है। जी बिल्कुल, पिछली HIZ की है, इनिशियल आपके पास इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, और ये है रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। समझ आई? जी मैं जरा लिख रहा हूँ, जे बीटा 1z। अब इसमें से अच्छा, इनमें से कॉमन क्या निकालना है? अब देखिए कॉमन क्या, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AY कॉमन आ रहा है, EIO कॉमन आ रहा है, ईटा 1 कॉमन आ रहा है। हाँ जी, निकाल लिया बाहर। ये तीनों चीजें बाहर निकाले, अंदर क्या बचा,
ई की पावर माइनस जे बीटा 1z प्लस ई की पावर प्लस जे बीटा 1z, हाँ जी यही बचा। और ये होता है 2 cos बीटा 1z के बराबर, 2 cos बीटा 1z के बराबर। ये फार्मूला भी आपका बन जाएगा, ये होता है 2 cos बीटा 1z के बराबर। तो ये आपके पास अच्छा अगर सेंटर में मनोहर भाई के सेंटर में प्लस वाला हो तो पहले नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो उस वो हमारे पास कोस होगा, और अगर माइनस हो तो यस, वो साइन होगा। लेकिन उसमें ये है कि अगर आपके पास वो नेगेटिव भी हो और प्लस वाला पहले भी हो तो फिर वो 2j साइन बीटा 1z बनेगा, और अगर दरमियान में प्लस आ जाए फिर तो तरतीब का कोई इशू ही नहीं है, तो फिर सिंपल 2 cos बीटा 1z, इसमें जे नहीं आएगा क्योंकि cos रिप्रेजेंट करता है रियल कंपोनेंट को और साइन रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी कंपोनेंट को। तो उसके साथ ये वाला जो जे आया है ये ऐसे समझिए आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी को। नहीं अच्छा भाई ये साइन वाला फार्मूला है, साइन वाले फार्मूले में ई की पावर जो पहली प्लस आएगी फिर दरमियान में माइनस आएगी, फिर माइनस और लास्ट पे माइनस वाली टर्म। अब इधर जो हाँ है जी, तो इधर चूंकि दरमियान में प्लस है तो चाहे पहली प्लस हाँ वाली जी। हो या माइनस वाली हो कोई इशू ही नहीं है। सिर्फ साइन वाला फार्मूला था देखना पड़ना, इसका तो इश्यू कोई नहीं है। इसका तो इश्यू कोई नहीं है, ये तो डायरेक्ट आप, लेकिन एक बात है कि ये साइन के साथ पुट होगा, इसके साथ नहीं पुट होगा। अब मसला नहीं है, मसला देखें इसमें अब कहानी क्या है जरा देखें, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सिंपली साइन बीटा 1z का फार्मूला एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। और आप जरा चेक करें, आप जरा भाई इसके साथ जे तो आ रहा है, ये cos की वैल्यू लिखाई दोनों आपने e की पावर माइनस जे बीटा 1z, जी जी तो जे तो आ रहा है ना साथ, जे आप कह रहे हैं जे नहीं इसमें आना। ये नीचे वाले कॉज में तो ये नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं देखिए इसमें तो नहीं आ रहा, जब हमने फार्मूला cos का लिखेंगे। नहीं उधर बीटा 1 2 बीटा 1 सॉरी 2 cos बीटा 1z होना, ये नहीं होना वहां पे। नहीं जो हमने जब दोनों की कीमतें लगाई हैं, आप किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं? हाँ उसमें तो आएगा, पावर में आएगा, ई की पावर में आएगा, पावर में आएगा ना, e की पावर माइनस जे बीटा 1z, पावर में तो आएगा, पावर में आएगा। मैं साथ पावर की बात कर रहा हूँ, पावर में आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं इस जे की बात कर रहा हूँ, ये वाला ये जे। अच्छा ठीक है। अब देखें, अब ये फार्मूले जरा देखें तो ये कहीं और से नहीं आए, ये आप एक ई की पावर में हमने पहले पढ़े हुए हैं। ये जो 2 साथ आया खड़ा है वो उधर बटे में होता है, जो इधर मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये सारी कहानी। अब जरा देखें, अब अगर आप इसको सम अप करें, आगे तो आगे भी देखते हैं, लेकिन अगर आप जो पीछे हमने बात की है, अब आगे कोई बात कोई नहीं रह गई। अब आगे हमने थोड़ा वो उसमें देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा सा, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको सम अप करें तो मेरे ख्याल में याद हो जाएगा। ये हमने क्या देखा कि हमारे पास ये है इंसिडेंट वेव, इसका इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिखो E0 और साथ आई लगा दो इंसिडेंट के लिए, और चूंकि आपकी ये वेव जा रही है टुवर्ड पॉजिटिव जी तो ई की पावर में माइनस लगा दो, बस कहानी खत्म हो गई। और सिंपल इसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें और वो क्या होता है ई ओवर ईटा। अब जब आप इधर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं उधर भी आई ई के साथ भी इंसिडेंस लगाएंगे और नीचे ईटा 1 लगाया क्योंकि मीडियम 1 की बात है। तो सिंपल क्या है कि इंसिडेंट में दोनों चीजें निकालें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, फिर रिफ्लेक्टेड में दोनों निकाल लें, फिर दोनों को टोटल कर दें, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाए। जी यहां तक बात समझ नहीं आई तो बता दें। आगे फिर जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल है, आगे जो इसकी इंपॉर्टेंट है ना ज्यादा वो एग्जाम्पल है। थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे, ये जो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला खड़ा है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट आगे एग्जांपल है। ये बस कहानी खत्म हो गई, इसको सिर्फ देख कर लेते हैं फिर। जी ये देखें, अब इसमें कोई नहीं तो देखते जाते हैं। अब यहाँ देखें, आपको उसने क्या कहा कि जी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, अब आपने क्या करना है, कहता है अब यहाँ पे जरा पढ़े, इन ऑर्डर टू एग्जामिन द स्पेस टाइम बिहेवियर ऑफ टोटल फील्ड इन मीडियम 1 we first write the instantaneous expression corresponding to the electric and magnetic field intensity phasor equation। अब जरा सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे E1 पहले Z था, अब हमने टाइम ऐड कर दिया,
ये जो z था ये स्पेस को शो कर रहा था, स्पेस के कंपोनेंट को। स्पेस के कौन से कंपोनेंट होते हैं? x, y और z। और साथ हमने अब टाइम को इंक्लूड कर लिया, इसको बोलते हैं स्पेस टाइम। और इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, 3 स्पेस के और चौथा टाइम। तो ये यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, ये E1z e पावर j ओमेगा t आपने के जब आप इसको पहले तो हमने फेजर में लिखी हुई थी, अब अगर यहां से आप फेजर उड़ाएंगे तो क्या करेंगे, इस जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अभी ऊपर निकाला है ये वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप सिंपली j ओमेगा t से मल्टीप्लाई कर देंगे, e पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा, ax 2 आपके पास वैसे ही EIO और आगे क्या था साइन बीटा 1z और वहां वो जो j था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने पीछे रियल लगाया हुआ है ये वाला। फिर देख लें कि ये आपका है, ये है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला। और जब आप इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को e पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर आपके पास आएंगी दो चीजें। देखें अब मैं इधर इतना लिख नहीं सकता, अच्छा भला लिखें आप थोड़ा सा लिखें। देखें ये साइन 2 दफा आया हुआ है भाई, मैं अभी बताता हूँ, देखें गौर से देखें। अब आपने क्या करना है, जब स्पेस की बात करनी है ना, अब ये रियल को एक टाइम के लिए छोड़ दें, ये खत्म हो गया। ये वाली इक्वेशन लें, अब इसमें दो चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा फिर करना पड़ेगा। दो चीजें हैं इसलिए क्योंकि डायरेक्ट स्टेप किए होते हैं इसलिए। देखें E1z आपको चाहिए जो कि हमने निकाला हुआ है, ये खड़ा है माइनस ax j 2EIO साइन बीटा 1z, ये तो आपके पास है। इसको लिख लेते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको लिख ले बिल्कुल, ये स्टेप करने से मैं कहता समझ आ जाएगी। ये डाउन करना थोड़ा सा, ये हाँ बस ठीक है, माइनस जी मुजाहिद भाई ये थोड़ा राइट करेंगे ना फिर समझ आएगी। माइनस ax क्या लिखा ax j माइनस ax j मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें। हाँ जी 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 अच्छा जी, लिख लिया नंबर अपना मुजाहिद भाई आपने, साइन b1 बीटा 1z लिख लिया। अब जरा आगे आ जाए, आगे आपने मल्टीप्लाई किसके साथ किया हुआ है, e की पावर j ओमेगा t। अब e की पावर j ओमेगा t का सिंपल फार्मूला क्या होता है, cos ओमेगा t प्लस j sin ओमेगा t। अब इसके साथ आगे ब्रैकेट में लिखें cos ओमेगा t प्लस j sin ओमेगा t। अब इस रियल वाली बात को खत्म करें, इसके साथ अब क्या लिखना है, ये जो e पावर j ओमेगा t है ना, ये जो है इसका फार्मूला लिख लें, ये होता है cos ओमेगा t प्लस j sin ओमेगा t। जे भी साथ आना है जी बिल्कुल, जो साइन है वो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए cos j ओमेगा t sin j ओमेगा t, ना cos ओमेगा t प्लस j sin ओमेगा t। ठीक हो गया जी यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आप मल्टीप्लाई करें भला जरा, देखें अब जरा गौर से देखें, जब आप जो E1 वाली टर्म खड़ी है वो जब cos के साथ मल्टीप्लाई होगी तो भला j ऐसे आ नहीं जाएगा साथ, ये तो वैसे ही आएगा। सुने समझ आई है? अच्छा मल्टीप्लाई कर दे, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। मैं बताता हूँ जी इन दोनों को आपस में ज़रब कर देनी है, बिल्कुल ज़रब कर दे, ज़रब जो बाहर E1z वाला फैक्टर खड़ा है उसको अंदर दोनों cos sin दोनों से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ जी, ये जब cos आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साथ j आ जाएगा, तो j हम रियल के लिए लिखते नहीं है। और जब साइन आएगा तो j
ये स्क्वायर बन ये जाएगा और जे स्क्वायर ये माइनस और 1 के बराबर माइनस होता है माइनस का कैंसिल हो जाएगा और और साइन माइनस रूट आ 1 बाहर जाएगा। वाले माइनस को खा जाएगा और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जो बनी खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मतलब उसका रियल पार्ट आ जाएगा। उसका रियल पार्ट आ जाए क्योंकि उसमें अब जो काज वाली टर्म है वो तो इमेजरी बन चुकी है और रियल आगे जो खड़ी थी हमने लिख ली है, ये देखिए आपके सामने है ये वाली, और इसमें अब ई पावर जो थी वो खत्म हो गई है। इसका मतलब अब ये फेजर नहीं है, अब वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। जी जो पहले ई की पावर में खड़ी थी ना ये वाली इक्वेशन, ये फेजर में खड़ी थी, ये ऊपर वाली है, ये वाली आपके पास, क्योंकि आप ये आपने ई आई नॉट की वैल्यू पुट करनी है ना यहाँ पे, तो ये क्योंकि ये ऊपर हम पुट करके साइन में ले आए और आगे पीछे ये वापस फेजर में जा सकता है ई की पावर में, तो यहां से हमने ये निकाल दिया। जी यहां तक बात समझ आ गई? और ठीक हो गया, निकल आया आंसर। और बिल्कुल और सेम मेथड अप्लाई कर देना है नीचे वाले के लिए। h1z लिखेंगे, साथ e की पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ये फिर H1Z की वैल्यू क्या है? H1Z की ये खड़ी है h1z की वैल्यू, किधर गया h1z, ये टोटल वैल्यू ये वाली, ये a y 2 i e i o डिवाइडेड बाई ईटा 1 cos b बीटा 1 z। ठीक हो गया। अच्छा इसको उसी इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है उसी के साथ ही। बिल्कुल मल्टीप्लाई करवाना है और इसमें जो है आपको ये वाली नीचे वाली टर्म खुद ब खुद मिल जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करवा के रियल पार्ट उठा लें बस। मतलब को जो e की पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई कराना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और वो cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी होती है। ठीक हो गया, आ गया जी आंसर आ गया। बस क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अब जरा गौर से देखें, कुछ भी नहीं है, जरा गौर से देखें आप, ये आपके पास, जी आगे चलो, तो दिख रहा हूँ अभी को। लिख लें लिख लें। जी चले। जी अब देखें, अब हमने बात करनी है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड possesses zeros and maxima at fixed distances from the conducting boundary for all values of t। अब जरा चेक करें, अब आपसे ये कहता है कि हमारे पास अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके पास दोनों वैल्यूज होंगी, जीरो भी और मैक्सिमम भी। कैसे? ये खड़ा है आपका साइन, ये खड़ा है आपका साइन, इसको अब देखें, ये खड़ा है साइन। अब साइन में देखें, साइन जो है आपको जीरो पे जीरो देगा, साइन आपको जीरो पे जीरो देगा और 90 पे मैक्सिमम देगा, ठीक है। और कॉज आपको जीरो पे मैक्सिमम देगा और 90 पे जीरो देगा। इसका मतलब कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सही हो गया। इसका मतलब कि देखें, कहता है जीरो ऑफ E1 इंटू जी टी किस पे आता है? माइनस एन पाई पे। क्या मतलब है? आप एन जीरो पुट करें तो एंगल जीरो बनेगा, साइन जीरो रहेगा। अब जब साइन जीरो आएगा तो ये जो एच वाली टर्म है ये तो मैक्सिमम नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी मैक्सिमम। क्लियर? अब देखें, आप आगे पाई पुट करें, साइन पाई पे फिर जीरो हो जाएगा, और ये H माइनस माइनस क्यों साथ लगाया? माइनस माइनस किधर? ये इधर यहाँ पे। हाँ जी, इसी का पूछ रहे हैं। अच्छा ये जो आपने नेगेटिव एन लगाया है, हाँ जी। अच्छा देखें अब यहाँ पे पता होता क्या है, जो आपका कॉज है ना,
आपको जो वैल्यू 180 पे देता है वो देता है -1 पाई पे। बिल्कुल, और बाहर माइनस खड़ा वो इसको प्लस कर देगा। मजीद मजीद भी इसकी कोई रीजन देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इसकी पाई के हिसाब से यही बनती है। अच्छा चलो ठीक। जी, अब देखें, अब यहाँ तो पता चल गया कि आपके पास ये हो गया, यहाँ से आप जी निकाले, जो भी है ये आगे आपके पास आ गया। अब सिर्फ मैं सिंपल इस पॉइंट को बता रहा हूँ। अब देखें, अब बाकी देख लेना। देखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है? 90 पे। तो हम क्या कर लेते हैं फिर, पाई ओवर है 2, ठीक है, और पाई 2 पे इसका क्या हो जाएगा, सफाया मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो साल जी भाई ये फार्मूला लिखिए इनका क्या, -2n+1, ये क्या है? ये कौन सा -2n+1? ये आपको और हाँ जी। देगा ना, ये आपको और देगा। कैसे? अब सिंपल अगर ऐसे लिखें आप, जब आप आगे इसके साथ लेट्स सपोज मैं n लिख देता, तो n पे लिखूं 1 पे तो चलो पाई/2 आएगा, जब n 2 पुट करूंगा वो तो पाई आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। हाँ जी। ये जो है ये होता है n पाई इंटीग्रल मल्टीपल। और ये जो 2n+1 होता है ये होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। क्या मतलब है? n 1 पुट करें 2 + 1 3π/2 आ जाएगा, n 2 पुट करें 2 2 4 + 1 5π/2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ऑड देगा। अब जरा देखें, अब क्या हुआ कि जो टोटल आपको वेव मिली है ना मीडियम 1 के अंदर, वो ट्रैवलिंग वेव नहीं है। ट्रैवलिंग वेव वो होती है जैसे आपके पास इंसिडेंट आई थी ना, इंसिडेंट वो ट्रैवलिंग थी, जो ओसिलेट करती हुई आ रही थी, ये वाली, ये ट्रैवलिंग थी। अकेली रिफ्लेक्टेड की बात करें वो भी ट्रैवलिंग है, लेकिन अगर आपको टोटल की बात करनी होगी तो वो ट्रैवलिंग नहीं है, वो स्टैंडिंग वेव्स है, वो स्टेशनरी वेव्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट डायरेक्शन टोटली अपोजिट है, यहाँ पे फिर स्टेशनरी वेव्स मिलेगी। वो फर्स्ट ईयर 8वां चैप्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जी समझ आई? ये फर्स्ट ईयर 8वां चैप्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और वहां स्टेशनरी वेव्स के लिए बताया गया है कि जब दो वेव्स जो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो आपको स्टेशनरी वेव्स देती हैं। ठीक हो गया। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, और ये हमारे पास अब स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, और ये आपके सामने खड़ी हैं। अब ये स्टैंडिंग वेव्स बनी खड़ी है। अब इसने ग्राफ लिए हैं, इसको लिया E1 और Z के दरमियान, इसको लिया H1 और Z के दरमियान टोटल में। तो ये सिंपली आपने ग्राफ देख लेना, डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी एग्जाम्पल हो जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी एग्जाम्पल पे सर ने मार देनी है। और ये एग्जाम्पल जो है ये देखते हैं, लेकिन उस दिन आई नहीं थी ये वाली। यही आगे पीछे करके आई हुई थी, डायरेक्टली यही तो नहीं थी, वो और थी। उसमें जो है इम्पीडेंस पूछी गई थी और हमारे से उसने वेव नंबर पूछा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, अब चुटकी में हो जाएगी। ये ऊपर वाले 4-5 मिनट में ये करते हैं। देखें, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आप पोलराइज्ड यूनिफॉर्म प्लेन वेव, उसके इंसिडेंट कंपोनेंट ये हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। अब जरा सिंपल सी आपने बात याद रखनी है कि एक्स डायरेक्शन का मतलब ये है, पहले हमारे पास वो प्रोपोगेट जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा है, अब देखें घुमा कैसे रहा है। टॉपिक में हमने जी के अलॉन्ग जा रहे थे, वो कहता है एक्स के अलॉन्ग जाना है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जहां जहां पे हमने जी लिखा था वहां वहां पे हम एक्स लिख देंगे। अब देखिए इंपिंजेस, ये इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन, जहां पे जी 0 था वहां पे उसने एक्स 0 दिया हुआ है। जी आगे कहता है अज्यूमिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 6 mV/m। देखें ये उसने हमें दिया है EIO वाला, EIO दिया है, इंसिडेंट दे दिया।
इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड दिया है ना, तो EIO कहेंगे इसको। जी ठीक है जी। अब कहता है राइट द फेजर एंड इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन फॉर इंसिडेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया। फिर क्या कहता है जी, आपके पास रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के लिए। फिर इन दोनों का आप टोटल करें, और फिर क्या करता है, डिटरमाइन द लोकेशन नियरेस्ट टू द कंडक्टिंग प्लेन वेयर E1 इज 0। अब देखें, कुछ भी नहीं है, ये पूरा टॉपिक उसने उठा के यहाँ रिवाइज करवा दिया है। उसने हमारे से इंसिडेंट भी पूछ लिया है, उसने रिफ्लेक्टेड भी पूछ लिया है, उसने टोटल भी पूछ लिया है, और उसने ये भी पूछ लिया है कि E1 आपका 0 कहां पे होगा। जरा चुटकी में इसको देख लेते हैं। अब देखें, आपको जब F दे रखा है तो आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं। आपको उसने F दे रखा है ना, तो 2πf करके ओमेगा निकाल लें। जब ओमेगा आ गया तो नीचे C करके β1 निकाल लें, जिसको आप फेज कांस्टेंट कहते हैं। और η1 और η2 जो है, η1 को η0 कह दे, और इसकी वैल्यू ये होती है, ये वाली एयर के लिए, तो ये आपके पास 120 पाई होती है, ये वैल्यूज होगी। अब सिंपल देखें, पहले कहता है फेजर एक्सप्रेशन लिखें। फेजर एक्सप्रेशन, भाई फेजर एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं करना जी। यहां तक बात समझ आई? जी वो तो फॉर्मूले यूज किए हुए हैं। देखें, अब सिंपल उसने क्या किया है, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला उठाया बस। अब देखें, पहले चूंकि वेव जा रही थी EZ में और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था AX में। अब आपके पास वेव जा रही है AX में अलॉन्ग X एक्सिस, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा AY के अलॉन्ग। अब आगे देखें, यहाँ ये जो पुट किया खड़ा है 6 × 10⁻³ ये क्या है, ये है EIO, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे E की पावर J लिखा खड़ा है, आगे क्या लिखा खड़ा है, आगे आपका लिखा खड़ा है β1 क्या था, 2π/3। मनोहर भाई ये एग्जांपल जरा शुरू से करना, ये मेरे ना डिस्कनेक्ट हो गया दरमियान में। फिर टाइम भी खत्म हो गया, फिर दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर ये मैं एग्जांपल करवाता हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर भाई ये β1 जो निकाला है यहाँ पे ओमेगा और C की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है, ऊपर हमने ऊपर फाइंड कर C लिया। का वो निकाल लिया। मैं फिर ये जी, दोबारा जी। ज्वाइन करते हैं, फिर इसमें मैं कट के दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? हाँ दोबारा कर लें जरा, एग्जांपल जरा ना, अहम एग्जांपल है ये। इसमें हम एग्जांपल ही सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, मैं कट करने लग रहा हूँ। आप ऐसा करें, इसी लिंक पे चाहे दोबारा ज्वाइन, बल्कि होगा ही नहीं। अच्छा मैं करता हूँ, कैसे करना है दोबारा? एक मिनट, नहीं दोबारा इस पे नहीं होगा। मैं ऐसे करता हूँ कि ना यहाँ से दोबारा वो मैं आपको सेंड करूँ, क्योंकि मेरे